ज्ञान शुरुआत क्लास में धमाकेदार स्वागत अगेन। तो चलिए हम लोग जो है गेट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। गेट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दोनों ही लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं गेट का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर लाइफ साइंस है। लाइफ साइंस गेट 2023 का है। तो इसमें जो होता है एक्सएलपी सेक्शन जो आता है जो कि केमिस्ट्री सेक्शन है विच इज़ कंपलसरी। तो हम लोग जो है आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व करना होता है और बढ़िया स्कोर आप लोग लेके आए। तो यस, डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री क्योंकि स्कोर यहाँ से निकल के आता है। अगर बढ़िया स्कोर चाहिए तो चलिए केमिस्ट्री हम लोग सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं आज। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस जो है 1 1 मार्क वाले हैं, 2 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट में जो है अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़े तो इसमें क्या निकालना है, विच वन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स गिव अ बफर सॉल्यूशन इन वाटर। तो बफर सॉल्यूशन इन वाटर, बफर बताना है बेसिकली। तो ए जो ऑप्शन है CH3CO है, CH3CONA। बी ऑप्शन है CH3COH, NaCl सॉल्ट। यहाँ पे सॉल्ट है, NaCl सॉल्ट है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड CH3 सॉल्ट, वीक सॉल्ट। तो यहाँ से क्लियर कट है, बफर हमको पता है किसका होता है। क्या क्या होना चाहिए, एसिड और क्या होना चाहिए उसका, सॉल्ट। राइट, क्लियर कट है। यहाँ पे आई गेस समझाने वाली कोई जरूरत थी नहीं क्योंकि एसिटिक एसिड यहाँ पे दे रखा है और उसका जो सॉल्ट है CH3CONA, ये रहा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इसमें डायरेक्ट ये तो NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो बी और सी तो बिल्कुल ही आउट हो गए। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये भी नहीं है, डी ऑप्शन भी गलत है। तो दिस इज आंसर इज 1 A। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को बताना मेजर प्रोडक्ट बताना इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। देखिए ऑर्गेनिक मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, थोड़ा सा ट्रिकी आता है और एप्लीकेशन बेस्ड आता है। एप्लीकेशन बेस्ड आता है स्पेशली 2 2 मार्क्स वालों में। तो यहाँ पे तो एप्लीकेशन एज इन लाइक किस रिएजेंट दे देंगे और एक आपको दे देंगे, क्या दे देंगे, प्रोडक्ट आप लोगों को निकालना होगा। लेकिन कहीं कहीं पे एप्लीकेशन एक रिएक्शन चल रही होगी और उसके एप्लीकेशन बेसिस पे क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे होंगे, वो आगे आपको पता लगेगा। तो यहाँ से देखिए हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है पर्टिकुलरली और Br2H2 और pH6 पे जो है क्या आएगा, ये है। तो अगर आप रिकॉल करें स्ट्रक्चर्स, किस कौन सा स्ट्रक्चर अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं, चेन फॉर्म्स और बोट फॉर्म्स स्ट्रक्चर, इफ यू आर रिकॉलिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, चेन और बोट फॉर्म अलग अलग होती है। तो ये जो हम ओपन करेंगे स्ट्रक्चर, तो ये जो स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है ये ग्लूकोस है बेसिकली। जिवेन तो ग्लूकोस इस तरीके से दिखेगा। दिस इज ग्लूकोस। ठीक है, तो जब ग्लूकोज रिएक्ट करेगा Br2H2 और इस पर्टिकुलर पीएच पे, तो यहाँ पे जो है ग्लूकोज व्हेन रिएक्ट्स विद दिस इट गिव्स ग्लूकोनिक ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड जो है यहाँ पे C है, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। तो आपको ओपन करना था स्ट्रक्चर और बताना था कि क्या आएगा रिएक्शन के बाद। तो दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। तो प्लीज अच्छे से साइक्लिक स्ट्रक्चर्स और जो इनकी अलग अलग फॉर्म्स होती है, साइक्लिक हो गए, और आपको सिस ट्रांस जो फॉर्म्स होते हैं वो देख लेना, चेन वोट फॉर्म्स देख लेना। तो अलग अलग आपको देखने चाहिए। लीनियर फॉर्म्स तो हमको करनी है, स्ट्रेट चेन भी करनी है, वो तो हम समझ ही जाते हैं। तो ये सब देख लीजिएगा एक बार आप स्ट्रक्चर्स, ताकि आप लोग जो है रिकॉल कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये बिल्कुल 1 1 मार्क वाले स्ट्रेट क्वेश्चंस चल रहे हैं। 13 क्वेश्चन पे है कि 13 क्वेश्चन पे स्टेबिलिटी बतानी है, मेटल ऑक्साइड्स दिए हुए हैं, तो लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम, रुबिडियम, ये चारों ऑप्शन में क्या है, हमको स्टेबिलिटी बतानी है। तो कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 1 की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। ग्रुप 1 की बात हो रही है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, डाउन द ग्रुप चल रहा है ये, डाउन द ग्रुप चल रहा है, मेटल ऑक्साइड बन रहा है। तो आप मेरे को खुद बताइए कि डाउन द ग्रुप जो है क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? सीधा सीधा हिसाब है। डाउन द ग्रुप जो होती है मेटल ऑक्साइड्स की, जो है स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्या हम लोग इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि स्टेबिलिटी बढ़ रही है? क्योंकि जैसे से डाउन द ग्रुप जाएंगे, जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है, क्या वो बढ़ेगा कि कम होएगा? इफ आई कंपेयर लिथियम और सोडियम, इनमें से कौन सा ज्यादा मेटालिक है, या फिर सोडियम और पोटेशियम में से कौन सा ज्यादा मेटालिक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑपोजिट, इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव वाले जो है नेगेटिव के साथ जो है रिएक्शन करते हैं, और उतना ही मजबूत बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, है ना। तो डाउन द ग्रुप जो है स्टेबिलिटी उतना ही स्टेबल हो जाएगा, तो दिस वुड बी मोर स्टेबल। तो ये डाउन द ग्रुप ऐसे चल रहा है, और इनकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो रिकॉल कीजिए ये वाला कॉन्सेप्ट। तो पीरियोडिक टेबल जो है, एज वी डिस्कस्ड, इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, एम्फेसाइज लाइक क्लियर होना चाहिए ये वाले कॉन्सेप्ट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, आयनाइजेशन पोटेंशियल के, एंड ये जो भी है स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अच्छे से ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, देखिए एमएसक्यूज, इसमें जो है एक से ज्यादा जो है ऑप्शन सही होने वाले, तो एमसीक्यू नहीं है, मल्टीपल चॉइस नहीं है, एमएसक्यूज है, मल्टीपल सेलेक्ट चॉइस, यानी कि एक से ज्यादा आंसर्स सही होंगे। इस और आर यहाँ पे दिया गया है, तो ध्यान से क्वेश्चंस आप लोग पढ़िएगा, वहां पे गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी कोशिश कीजिए कि गलती ना करें। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स है, ये रहा भाई डीएनए डबल हेलिक्स बना रहे, ये रहा एक स्ट्रैंड, और ये रहा दूसरा स्ट्रैंड। तो एक स्ट्रैंड जब दूसरे स्ट्रैंड से मिला तो क्या बन गया, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है डीएनए का, तो फिर क्या चेंजेस होंगे। तो इसमें जो है किसमें चेंजेस बताने, डेल्टा एस जो कि दे दिया गया है, डेल्टा एस एंट्रोपी और डेल्टा एच इज एंथैल्पी रिस्पेक्टिवली। तो क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पे जो है डेल्टा एस की वैल्यू 0 से ज्यादा है, यहाँ पे 0 से कम है, यानी कि नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव है। तो हमको एक से ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पे बताने हैं कौन से सही है। तो जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा तो जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक हो जाती है, एक्सोथर्मिक होती है, हो जाती नहीं, होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आई होप यू रिकॉल कि जब कोई चीज बनती है तो हीट प्रोडक्शन होता, हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो डीएनए डबल हेलिक्स का बनना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि हीट जो है वो प्रोड्यूस, वो निकलेगी। तो ऐसे केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में दोनों ही एंथैल्पी और एंट्रोपी जो है वो नेगेटिव हो जाती है। रूल है, तो एक बार आप वो रिकॉल कीजिएगा कि एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगी, डेल्टा जी पे क्या असर होएगा, ये सब रिकॉल कीजिएगा। तो एंथैल्पी एंट्रोपी पे क्या क्या चेंजेस आएंगे, अलग 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 रिएक्शन है। अगर ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होती तो फिर क्या होता, इस तरीके से ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में दोनों ही जो है एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ही नेगेटिव होती है। तो इसके जो आंसर्स है वो बी और डी है। ये करेक्ट आंसर्स है। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए एक और जो है ऑर्गेनिक रिएक्शंस का क्वेश्चन आ रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इसमें जो है बेंजीन रिंग दे रखी है और ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ कि आप जो है ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें जो लगेगा, इसमें फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन हो रही है बेसिकली। तो ये आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन है, तो एसाइलेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। यहाँ पे ये लागू होएगा, इसके बेसिस पे हो रहा है ये। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो बी और डी है। सो गो फॉर इट। एंड इवन फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन का आप एक बार एल्काइलेशन, मतलब ओवरऑल जो है अच्छे से फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन आप कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा फॉर दिस इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, वी नो दैट। और इसमें जो है और भी अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ तो मार्कोनिकॉफ रूल्स है वो इम्पोर्टेंट है। और डाइस एल्डर रिएक्शन इम्पोर्टेंट है कुछ है। और एंटी मार्कोनिक रूल भी इम्पोर्टेंट है, मार्कोनिकॉफ। ये सब इम्पोर्टेंट रिएक्शंस के बेसिस पे देखिए, दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड नो। उन्होंने क्या दे दिया, सबस्ट्रेट दे दिया, एक पी दे दिया, सबस्ट्रेट है ना, और प्रोडक्ट बन रहा है, क्यू बन रहा है यहाँ पे। तो आपको क्या बताना था, आपकी बार रिएक्शन प्रोडक्ट नहीं बताना था, आप लोगों को क्या बताना था, आपको बताना था रिएजेंट कौन सा यूज है। तो दिस इज काइंड ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड। तो गो फॉर इट और देखिएगा क्या बनेगा ये किस तरीके से होता है। तो दिस इज डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 16th। तो यहाँ पे अगर हम देखिए यहाँ पे जो है क्या चल रहा है, फर्स्ट आयनाइजेशन की बात हो रही है। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी भी अलग अलग तरीके की होती है। आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 होती है, हम लोगों ने पढ़ा था 11वीं क्लास में जब तैयारी भी कर रहे थे कॉम्पिटिटिव नीट और जेई की वगैरह। तो फर्स्ट आयनाइजेशन निकालना है, उनका ऑर्डर बताना है। और यहाँ पे अलग अलग क्या दे दिया, एलिमेंट्स दे दिए, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस या सल्फर और क्लोरीन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्रुप नंबर 15 16 17 14 15 16 है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे ग्रुप से नहीं देखना है, यहाँ पे जो है पीरियड के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स हैं। और आप ध्यान से देखें तो ये पीरियड चल रहा है, अक्रॉस दी पीरियड चल रहा है। तो जैसे कि पीरियड 2 की अगर मैं बात करूँ, पीरियड 2 और पीरियड 3 की बात करूँ, तो पीरियडिक टेबल अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। और यहाँ से निकल के आ रहा है सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ओके। और इसका अगर मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर दे रखे। इसी तरीके से नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। और फ्लोरीन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। सिमिलरली अगर हम सिलिकॉन का देखें तो डायरेक्टली मैं पी शेल पे आ जाती हूँ, तो ये 3p2 हो जाएगा। और फॉस्फोरस वुड बी 3p3। सिमिलरली एक शेल बढ़ गया है ना, सल्फर इज 3p4 और क्लोरीन इज 3p5। तो अक्रॉस द पीरियड चल रहे हैं और हम इस पे फोकस करेंगे, पी शेल पे, क्योंकि हम लोग को आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि आउटर मोस्ट शेल से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, उसी को तो आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो अगर हम लोग कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन अक्रॉस पीरियड 2 में देखें, तो नाइट्रोजन जो है हाफ फिल्ड है, इसके ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड है, पी ऑर्बिटल्स 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब हाफ फिल्ड होते या फुल्ली फिल्ड होते, हमको पता है मेहनत ज्यादा लगती है, यानी कि आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो ज्यादा लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा हो जाएगी। वैसे तो अक्रॉस दी पीरियड जो होती है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है,
तो कार्बन इसको ऐसे होना चाहिए, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन की जो है ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है हाफ फिल्ड है 2p3। इसी तरीके से पीरियड 3 में भी जो है 3p3 यहाँ पे भी हाफ फिल्ड है। तो across the period ionization energy increases, but because nitrogen and phosphorus have got half filled electrons in p or p ऑर्बिटल, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की इनसे तो ज्यादा होएगी होएगी, कार्बन और सिलिकॉन से, और ऑक्सीजन और सल्फर से भी ज्यादा हो जाएगी। अब ढूंढिए आप ऑप्शन इस तरीके के कहाँ है। ए है कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ज्यादा क्लोरीन। और इसी तरीके से बी है सिलिकॉन से ज्यादा फास्फोरस, सल्फर से ज्यादा फास्फोरस और सल्फर से ज्यादा जो एनर्जी आयनाइजेशन वो क्लोरीन की। तो ए और बी जो है इसके आंसर्स हो जाएंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से आप ये एक बार देख लीजिएगा इसका कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात हो रही है, कैलकुलेट करनी है कुछ कुछ चीजें। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है केल्विन में है, कितने मोलर सॉल्यूशन, 0.1 मोलर सॉल्यूशन के लिए देखना है। NaCl सोडियम क्लोराइड और Na2SO4 आर इतना, डेल्टा T1 है और डेल्टा 2 है रिस्पेक्टिवली। आपको क्या बताना है, रेशियो बतानी डेल्टा T1 और T2 की, अगर सॉल्यूशन जो है वो आइडियल है। तो देखिए इस केस में जो अगर मैं बात करूं डेल्टा टी फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इसका जो फॉर्मूला है वो निकल के आता है डेल्टा टी इज इक्वल टू आई के एम। तो जहाँ पे जो है ये मोलालिटी है, के जो है मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट लिख देती हूँ विच इज कांस्टेंट फिक्स वैल्यू। और ये जो है दिस इज हॉफ फैक्टर, बैंड हॉफ फैक्टर कहते हैं इसको। एंड दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये है, और अलग अलग फॉर्मूले भी देखिए होते हैं, इसको मॉडिफाई भी कर देते हैं। जैसे मोलालिटी दे दिया तो कभी कभी वो आपको वेट दे देंगे, वेट ऑफ द सॉल्यूट दे देंगे और मास दे देंगे, इस तरीके से मॉडिफाई कर देंगे। तो आप लोग मोलालिटी का कॉन्सेप्ट लगा लीजिएगा, और मोलालिटी के बीच में आपको पता होना चाहिए क्या सिमिलैरिटी है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी सी चीजें हैं। तो अगर हम इसको अपना देखो सॉल्व करेंगे तो वैंट ही बोलते हैं इसको, वैंट हॉफ फैक्टर बोलते हैं। तो मोलल जो है मोलालिटी दोनों की ही, NaCl की भी कितनी है 0.1 मोलल है, और Na2SO4 की भी जो है 0.1 है। तो K तो कांस्टेंट हो गया, मोलालिटी भी कांस्टेंट हो गई। अब जो है डेल्टा TF जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है हमको, I के दिख रहा है। तो रेशियो अगर मैं निकालूं दोनों की, दिस इज डेल्टा T1 जो है NaCl का है और डेल्टा T जो है Na2SO4 का है। तो वैंट ऑफ फैक्टर जो है NaCl का हो जाएगा 2 होता है, और Na2SO4 का जो होता है वो 3 होता है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ वैंट ऑफ फैक्टर की। तो रेशियो क्या आ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आई ऑफ वैंट ऑफ फैक्टर ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय वैंट ऑफ फैक्टर ऑफ Na2SO4 विच कम्स 2/3, और इसकी वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी 0.66, 0.66। अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम लोग जो है वैंट हॉफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। वैंट हॉफ, वैंट ही बोलेंगे आई गेस, वांट नहीं बोलेंगे सर, राइट। तो वैंट हॉफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, NaCl है जैसे, तो जब NaCl टूटेगा तो एक आयन सोडियम का निकलेगा, एक क्लोरीन का निकलेगा। तो यहाँ पे दो जो है दो पार्टिकल्स और दो आयंस रिलीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे डिसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है ये फैक्टर। तो दो आयंस क्योंकि रिलीज हो रहे हैं तो यहाँ से जो है वैल्यू हो जाएगी 2। इसी तरीके से जब Na2SO4 को आप तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे बताइए, तो 2 सोडियम आयंस के दो प्लस, ये तो होगा ना, तो 3 यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, 3 हमको आयंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है WH फैक्टर की वैल्यू 3 हो जाएगी, इस तरीके से है। तो आयंस के
केसेस। तो आयंस के डिसोसिएशन पे डिपेंड करता है। दोबारा से मैं आप बता देती हूँ, आई गेस इट वाज नॉट विजिबल। NaCl जब टूटेगा तो सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस निकलेंगे, क्लोराइड आयंस निकलेंगे। तो दो आयंस रिलीज हो रहे, डिसोसिएट हो रहे हैं, तो दो हो गया वेंट ऑफ फैक्टर। Na2SO4 जब टूटेगा तो क्या निकलेगा, दो सोडियम आयंस के रिलीज होंगे और सल्फेट आयन का एक रिलीज होएगा, एक आयन रिलीज होएगा, तो वेंट ऑफ फैक्टर यहाँ से 3 हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, उसका जो है प्रोपोर्शनैलिटी वेंट ऑफ फैक्टर से भी है, और NaCl का 2 है और Na2SO4 का 3 है। तो यहाँ से जो वैल्यू है वो 0.66 निकल के आ रही है। 17 क्वेश्चन का ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है एक स्ट्रक्चर, और आप लोगों को जो है बताना है, क्या बताना है, साइक्लोब्यूटेन दे रखा है, वो कह रहे प्लेनर है, दिस इज साइक्लोब्यूटेन विच इज प्लेनर, एंड वी हैव टू टेल नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज कितना। नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री बतानी है। तो बेसिकली अगर आप लोग देखें ध्यान से अगेन, तो ये मैं कह सकती हूँ कि 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन है, 1,3-डाइमिथाइल है ना, दिस इज वन। ओके, तो और एंड आई गेस दिस इज ट्रांसफॉर्म, अगेन आई एम रिपीटिंग, सिस और ट्रांसफॉर्म आप स्ट्रक्चर्स के, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के जरूर देखिएगा। दिस इज ट्रांसफॉर्म ऑफ 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लिक फॉर्म में है। तो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री का जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन द रोटेशन, आई कैन रिकॉल। तो रोटेट कितने तरीके से कर सकते हो उसके बेसिस पे हो रहा है ये। यहाँ से जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आप देखिए, काट पीट के सेंटर निकल के आएगा, ऐसे काट देंगे तो 1 आएगा, 1 होता है इसका नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से देखिएगा कि कैसे निकालते हैं प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, कैसे रोटेट कर सकते हैं हम कंपाउंड्स को अलग अलग। सो आंसर इज 1, प्लीज गो फॉर दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ पे दे रखा है डाइपोल मूवमेंट किसका, BRF, ब्रोमीन फ्लोराइड बोलेंगे इसको। तो डाइपोल मोमेंट जिसकी है वैल्यू इन्होंने दे दी 142D, और दे दिया है बॉन्ड लेंथ, तो बी से लिख लेते हैं, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, 176 पिकोमीटर। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि क्यू, हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, एटॉमिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूल की, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, मॉलिक्यूल की निकालनी है और कि क्या होगी। और यहाँ पे जो है 1D की वैल्यू इन्होंने दे दी है 3.34 इंटू 10⁻⁻30 गुलाम मीटर। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू हमको पता है, जो चार्ज होता है वो 1.60 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 1D है, दिस इज एक्चुअली डी बाय, ये डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है डी बाय, और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे गुलाम मीटर में तो ये वैल्यू है, दिस इज फिक्स 3.34 इंटू 10⁻⁻30 गुलाम मीटर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट का, वो होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू चार्ज इंटू बॉन्ड लेंथ, दिस इज चार्ज, बट वी हैव टू कैलकुलेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द मॉलिक्यूल। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग जब वैल्यू रखेंगे, सो 1.42 इज इक्वल टू क्यू इंटू 176, तो क्यू जो हो जाएगा वो 1.42 डिवाइडेड बाय 176 होएगा। ओके, अब देखिए डिजिट्स, वो यूनिट्स चेंज कीजिए, दिस इज डी बाय, दिस इज पिकोमीटर। तो जब हम चेंज करेंगे तो 1.42 इंटू 3.3, यहाँ पे जा रहे हैं हम, 3.34 इंटू 10⁻⁻30 गुलाम मीटर डिवाइडेड बाय 172 इंटू पिकोमीटर को मीटर में कर रहे हैं 10⁻⁻12 मीटर, इंटू इंटू मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एक चार्ज, एक जो फैक्टर है चार्ज, देखिए क्वेश्चन पे देखिए दोबारा से, ई चार्ज दे रखा है एक सिंगल पार्टिकल का ना, तो मल्टीप्लाई पे कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यू जो आएगी 0.16 आ जाएगी। सब कुछ कर कुरा के
डिवाइड वगैरह कर कुरा के वैल्यू ये आ जाएगी 0.16। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं अगर आप देखें, लेकिन अगर आप लोगों ने नोट किया यहाँ पे तो फॉर्मूले याद रखने बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ बहुत अच्छे से फॉर्मूले आप लोग याद रखिए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर तो होने ज़रूरी है ही है। और जो है बाकी चीज़ें भी। तो एप्टीट्यूड है, ये हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए यहाँ पे 1 मार्क वाले, और देखिए 2 मार्क्स वाले भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ये CFSC बोर मैग्नीटिन वगैरह वगैरह आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे। अगेन एक ऑर्गेनिक का आ गया है, और इनऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस आप लोग नोट करें। देखिए कितने सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक रेडियल नोट का आ गया है, और ये है, ये 2 मार्क्स वाले हैं क्वेश्चंस जो रिमेनिंग है। हम लोग आप लोग के साथ बहुत सारी चीज़ें नॉलेज अपनी शेयर करते रहेंगे। सो साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा। प्लीज़ नोट डाउन, ये जो फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टे इन टच विद अस। थैंक यू सो मच।